मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं जो है एक ताल वादक, एक म्यूजिशियन एवलिन ग्लेनी के बारे में। देखिए जो हमारी हेडिंग है चैप्टर की, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लेनी साउंड को सुनती हैं विदाउट हेयरिंग इट, इसे बिना सुने। कोई बिना सुने भी किसी धुन को, किसी आवाज को सुन सकता है? बताइए, नहीं ना? है ना बड़ी सरप्राइजिंग सी बात। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ऐसा हो रहा है। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आशा करती हूँ आप इसे एंड तक सुनेंगे और आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और एक आप पक्का इरादा कर लेंगे इसे सुनने के बाद में कुछ कर गुजरने का। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट पैराग्राफ लेते हैं इसका हम। रश आवर्स क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड का मतलब क्या होता है? क्राउड मतलब भीड़ होता है। रश आवर मतलब बिजी घंटे। दिन में कुछ घंटे जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही रश वाले होते हैं। जैसे सुबह 9 to 10 के बीच का समय लीजिए, सड़कों पर बहुत भीड़ दिखती है आपको। प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म है, बस स्टेशन है, उस पर आपको बहुत भीड़ दिखाई देगी। बिकॉज सबका ऑफिस आने का टाइम होता है, मार्केट खोलने का टाइम होता है, लोगों के मार्केट जाने का भी वो पीक टाइम होता है, तो इसलिए वहाँ क्राउड ज़्यादा होता है। जोसल मतलब होता है पुश रफली, धक्का मुक्की करना। तो जो रश आवर क्राउड थी यानी कि बिजी समय की जो वो भीड़ थी वो धक्का मुक्की कर रही थी पोजीशन बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए। कहाँ पर जगह बनानी थी? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। एक भूमिगत, अंडरग्राउंड मतलब जो भूमि के नीचे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म बना हुआ था वहां पे। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब अ स्मॉल एंड थिन, पतली दुबली से एक लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल से भी छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो थोड़ी नर्वस, बेचैनी फील कर रही थी लेकिन एक्साइटेड भी थी, उत्तेजित भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने वाइब्रेशंस फील की यानी कि तरंगे या फिर कंपन फील किए ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। किसकी वाइब्रेशंस फील की? आपको पता है जब ट्रेन आती है तो हम जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ नीचे आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, आप सबने फील की होंगी। तो उसने अप्रोचिंग ट्रेन की वाइब्रेशंस, तरंगे, कंपन महसूस कर लिया था और वो उत्तेजित हो गई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था। कहाँ पर पहला दिन था? प्रेस्टिजियस, एक प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की रॉयल अकेडमी में जो बहुत ही प्रतिष्ठित थी, नामी गिरामी थी लंदन में, वहाँ पे वो पहली बार जा रही थी। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। और डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग यानी कि डराने वाला, और ये उसे पर्याप्त डराने वाला था क्योंकि वो टीनेजर थी यानी कि अभी टीनेज में ही थी, किशोरी थी वो, और वो अभी अभी स्कॉटलैंड के किसी फॉर्म यानी कि गांव से वो आ रही थी और लंदन की बहुत नामी गिरामी एक एकेडमी में जा रही थी, तो वो थोड़ा घबरा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग होता है महत्वाकांक्षी यानी कि अ पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन, संगीतकार बनना चाहता है। एस्पायरिंग मतलब कुछ कर गुजरने की इच्छा, तो उसकी कर गुजरने की इच्छा थी यानी वो संगीतकार बनना चाहती थी। फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, उसने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो चुनौती होती है उससे भी बड़ी एक चुनौती का सामना किया था। वो चुनौती क्या थी बच्चों? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरह से डेफ यानी कि डेफ मतलब पूर्ण रूप से बहरी थी। और फिर भी कहाँ जा रही थी? क्या बनना चाहती थी वो? म्यूजिक एकेडमी में जा रही थी और एक म्यूजिशियन बनना चाहती है ना, कुछ अलग सी बात। अब देखें आगे क्या होता है, स्टोरी पढ़ते हैं पूरी। सेकंड पैराग्राफ लेते हैं। एवलिन ग्लेनी's लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो सुनने का जो लॉस था यानी कि जो उसकी सुनने की क्षमता में कमी होती गई, हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे हुई, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे ये सब हुआ। पहले वो सुन सकती थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है, उसकी माँ याद करती है उस बात को जब उसने ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ थी। When the 8-year-old एवलिन कितने साल की थी? जब 8 साल की। was waiting to play the piano, जब एवलिन वेट कर रही थी पियानो को बजाने का, तो उसकी माँ ने गौर किया कि something was wrong, कुछ गलत था। They called her name, उन्होंने उसका नाम पुकारा। And she didn't move, वो बार बार कह रहे थे एवलिन
एवलिन, लेकिन उसे सुना ही नहीं दे रहा था। नहीं तो बच्चे को अपन बुलाते हैं तो वो देखते हैं ना इधर उधर, लेकिन वो उसने कोई मोमेंट, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, फिर अचानक से मैंने महसूस किया कि शी हैड नॉट हर्ड, उसे सुन नहीं रहा था, उसने सुना ही नहीं। सेज इसेबल ग्लेनी, इसेबल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की माँ, वो कहती हैं ऐसा। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कुछ समय तक एवलिन ने मैनेज किया कि वो कंसील कर ले, कंसील मतलब छिपाना, उसकी जो डेफनेस बढ़ती जा रही थी। डेफनेस का मतलब बधिरता, यानी कि उसकी जो सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे क्या होती, कम हो रही थी, यानी कि उसका बहरापन बढ़ रहा था। उसको उसने कंसील करने की कोशिश की, किससे छिपाने की कोशिश की, फ्रेंड्स और टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, लेकिन समय अनुसार जब वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स है ना वो खराब आने लगे। डिटीरियोरेट होता है खराब होना, कम होना, तो उसके मार्क्स कम आने लगे, खराब होना लगा उसका जो वर्क था वो। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए, तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उसकी जो प्रधाना अध्यापिका थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से, यानी कि एवलिन के पेरेंट्स, माता पिता से रिक्वेस्ट की उसे ले जाने की। कहाँ ले जाने की? स्पेशलिस्ट के पास में। किसी हर हेयरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज, और तब ये पता लगा कि उसकी हियरिंग वाज, जो उसकी सुनने की क्षमता जो थी, वो उसकी जो नर्व है ना, नसों में जो डैमेज, उसकी नसों में कुछ चोट की वजह से धीरे धीरे वीक हो गई थी उसकी सुनने की क्षमता। उसका वजह क्या थी? ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी कि नियमित रूप से या धीरे धीरे उसकी नर्व्स, उसकी नसें जो थी वो डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उन्होंने, यानी उन्होंने क्या, डॉक्टर्स या जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने सलाह दी कि उसे हियरिंग एड्स, यानी कि वो मशीन होती है ना जो कानों में लगाते हैं, जो जिससे हमें थोड़ा बहुत सुनने लग जाता है, आप लोगों ने अपने घरों में बुजुर्गों के लगी हुई देखी होगी, वो लगा देनी चाहिए, वो फिट कर देनी चाहिए। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसे डेफ यानी बहरों का जो स्कूल होता है ना अलग से, वहाँ उसे भेज देना चाहिए। उसे क्या सलाह दी गई, ये आपको याद रखना है कि वो हियरिंग एड्स यूज़ करे, हियरिंग एड्स यूज़ करे, और उन्हें बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, अचानक से सब ब्लैक हो गया था। एवलिन बताती है ये ब्लैक होने का मतलब नेगेटिवली, हम नेगेटिव जब सोचते हैं, सब कुछ अंधेरे में हो गया था, मुझे सुन नहीं रहा था कुछ, तो मैं डिसअपॉइंटेड थोड़ी हो गई थी। बट एवलिन, थर्ड पैराग्राफ देखिए, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन उन बच्चों में से नहीं थी जो गिव अप करते, जो हार मान ले। गिव अप होता है हार मान लेना। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वो डिटरमाइंड थी, वो दृढ़ निश्चय थी, पक्के इरादे वाली थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में, संगीत में, उसको परसू करेगी, उसको फॉलो करेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, एक दिन उसने नोटिस किया, गौर किया कि एक गर्ल जो थी वो जाइलोफोन बजा रही थी। मैं आपको यहाँ पे जाइलोफोन की एक पिक भी दिखा रही हूँ, देखो ये होता है जाइलोफोन। और डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू, और उसने डिसाइड किया, निर्णय किया कि वो भी इसे बजाएगी या वो भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, उसे उत्साहित किया कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम्हें तो सुनता ही नहीं है। बट परकसनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो एक ताल वादक थे, उनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता को स्पॉट कर लिया, पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने शुरू किया दो बड़े बड़े ड्रम, मैं आपको यहाँ ड्रम की भी पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ड्रम क्या होते हैं, 2-3 ड्रम्स होते हैं, कोई ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे करके होते हैं। तो उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उन पर डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुन बजानी शुरू की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने उससे कहा अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों से नहीं सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की, महसूस करने की कोशिश करो। कानों से तो उसे सुनता ही नहीं था, तो उन्होंने उसे समझाया कि तुम्हें कानों से नहीं सुना है, तुम्हें किसी और तरीके से सुनना है। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अचानक से मैंने महसूस किया कि जो ऊंचा ड्रम था, जो ड्रम थे ना, मैंने आपको बताया अलग अलग हाइट्स के थे, जो हायर ड्रम था मैं उसे महसूस कर रही थी
थी कमर के ऊपर वाले भाग से, एंड द लोअर वन, और जो छोटा ड्रम था उसे मैं महसूस, उससे जो धुन निकल रही थी, उससे जो साउंड निकल रही थी, मैं उससे कमर के नीचे वाले भाग से महसूस कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने, जो वो ताल वादक थे, परकसनिस्ट थे, उन्होंने उस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो जल्दी ही एवलिन को ये पता लग गया कि वो महसूस कर सकती थी कुछ नोट्स को, कुछ धुनों को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू। कुछ विशेष जो स्वर थे, कुछ धुन थी, उसे अपने शरीर के अलग अलग भागों में वो महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। वो कहती है कि मैंने अपने मन को मैंने सीख लिया अपने माइंड को और बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को खोलना। किसके प्रति खोलना? साउंड्स एंड वाइब्रेशन के प्रति। यानी मैंने अपनी पूरी बॉडी को अवेयर करना सीख लिया। किसके प्रति? साउंड्स और कंपन के प्रति। जहाँ भी कोई कंपन होता था, जहाँ भी कोई आवाज़ होती थी, मेरी बॉडी उसके प्रति अवेयर रहती थी। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी काम जो किया वो ओनली डिटर्मिनेशन था, मेरा दृढ़ निश्चय था और मेरा कठिन परिश्रम था। फोर्थ पैराग्राफ देखिए, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम आप जानते ही हैं, इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड में भ्रमण करने गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा के साथ में। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक बैंड होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के म्यूजिशियन होते हैं। कोई जाइलोफोन बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाते हैं सब इकट्ठे। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और उस टाइम तक वो 16 यानी 16 साल की उम्र में वो इंग्लैंड गई। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तो उसने ये डिसाइड कर लिया था, ये निर्णय कर लिया था कि वो म्यूजिक में ही अपना जीवन बनाएगी। यानी कि उसका जो अब गोल था, एक उसका उद्देश्य था म्यूजिक। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ऑडिशन जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? देखें, ऑडिशन होता है गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड एनफ। कि एक छोटी सी परफॉर्मेंस होती है, आप लोग देखते हैं ना आजकल रियलिटी शोज आते हैं, उसमें ऑडिशंस लिए जाते हैं। तो एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होती है जिसमें डायरेक्टर जो है वो डिसाइड कर सकता था कि वो कौन से पार्ट में या कहाँ पे वो अच्छी थी या कहाँ पे कोई अच्छा होता है। ठीक है, तो शी ऑडिशन हर फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो उसने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी, जो म्यूजिक की रॉयल अकेडमी थी और बहुत ही नामी गिरामी थी, जैसा हम पढ़ चुके हैं। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने बिसाइड्स हर डेफनेस, बधिरता के बावजूद, यानी उसे सुनता नहीं था, बहरापन था, उसके बावजूद भी उस एकेडमी का जो इतिहास रहा था अब तक, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने लिए थे। देखा आपने उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी विल पावर को। There is a will, there is a way. She gradually moved from orchestral work to solo performance. तो वो धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी कि जो ये लोग बैंड में एक साथ बहुत जने जाते थे, जो लोग एक ग्रुप में जाते थे, वहाँ से हट गई वो और उसने सोलो परफॉर्मेंसेस मतलब एकल जो है प्रस्तुतियाँ देनी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जब उसने रॉयल अकेडमी में अपने 3 साल जो पाठ्यक्रम की जो सिलेबस की जो उसने समाप्ति करनी थी, तब तक वह हाईएस्ट अवार्ड्स जीत चुकी थी म्यूजिक में। देखा आपने कितनी वो स्ट्रांग थी। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू शैल गेट देयर। इतना कुछ होने के बाद, यानी उसने इतना कुछ अचीव कर लिया था, सबसे बड़ी बात थी कि उसे सुनता नहीं था और उसने उस फील्ड में ही अचीव किया था जहाँ सुनना बहुत जरूरी था, म्यूजिक, है ना। तो देखिए वो कह रही है कि वो ऐसी कोई मैंने हीरोइक अचीवमेंट, मैंने कोई बहुत ज्यादा बहादुरी की कोई उपलब्धि तो कोई हासिल नहीं की है। वो एक्सेप्ट नहीं करती थी इस बात को। वो कहती हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप भी बच्चों, आप कहेंगे हमें इंग्लिश आती नहीं है, ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, ये तो बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है आपको कहाँ जाना है, यू शैल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और ठीक, शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो शिखर पर, टॉप पर पहुंच ही गई। विश्व की सबसे ज्यादा,
यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सबसे ज्यादा वो इनवाइट करने वाली, खोजी जाने वाली मल्टी परकशनिस्ट बन गई थी वो, यानी कि अनेक वाद्य यंत्र बजा सकती थी। विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और उन्हें कुछ हजार इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टरी मिल गई थी, यानी महारत हासिल हो गई थी, कुशलता उनमें आ गई थी कुछ हजार इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की। और वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की मोस्ट इनवाइटेड म्यूजिशियन बन गई थी। हर कोई उन्हें बुलाना चाहता था, बड़े बड़े शोज होते थे, अनहेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका बहुत ही अति व्यस्त जो है बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। आज वो किसी और देश में जा रही हैं, कभी कहीं किसी दूसरे देश वाले इनवाइट कर रहे हैं, तो हाँ इंटरनेशनल यानी कि वो घूमती रहती थी। 6th पैराग्राफ देखिए, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही इंट्रीग्यूइंग लगता था, यानी कि बिना सुनने की क्षमता, यानी कि उनमें सुनने की क्षमता के बिना फिर भी वो कितनी इंट्रीग्यूइंग, बहुत अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ही लुभावना लगता था एवलिन को देखना फंक्शंस में सो एफर्टलेसली। एफर्टलेसली यानी उन्हें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, उन्हें सुन नहीं रहा, लेकिन वो सहजता से, जबकि वो सुन नहीं पा रही हैं फिर भी वो इतना अच्छा बजा रही हैं, तो उन्हें ये देखकर बहुत ही एक रोमांच फील होता था, बहुत लुभावना लगता था। हम लोग यूँ एकदम, अगर हम भी ऐसे फंक्शन में जाएं और ऐसा देखें तो हमें देखो कितना अच्छा सा, बहुत ही एक सरप्राइजिंग सा फील होगा ना। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे के, यानी जो ये चैप्टर लिख रहे हैं उन्होंने उसके साथ कोई इंटरव्यू लिया था, कोई बातचीत की थी, तो 2 घंटे की डिस्कशन यानी बातचीत के बाद शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उन्होंने कोई भी एक वर्ड भी मिस नहीं किया। तो वो बोलती हैं, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। जो आदमी लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी होती है वो मुझे ट्रबल देते हैं। ट्रबल का मतलब वो उसे अच्छे नहीं लगते, वो मुझे कुछ तकलीफ होती है यानी उनसे। शी लाव्ड, और वो हंसी, वो उसने हंस दिया ये बात कहकर। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, पूरा चेहरा देखना होता है, स्पेशली आंखें भी देखनी होती हैं। तो क्या वो उसको लगता है कि दाढ़ी से कुछ चीज़ें छिप जाती हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वो स्कॉटलैंड की थी, तो स्कॉटिश लिल्ट होता है वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। तो वो फ्लॉलेसली, बिना किसी गलती के फ्लुएंट स्कॉटिश बोल रही थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो बोलती हैं मेरी बोली जो है, मेरी भाषा बिल्कुल साफ़ है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता या यह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उसने कैसे फ्रेंच सीखी और कैसे वो जापानी भाषा को अच्छी तरह से सीखने में सफल रही, कि फ्रेंच और जापानीज भी सीख ली, कैसे सीख ली ये क्लियर नहीं होता। 7th पैराग्राफ देखिए, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जहाँ तक वो म्यूज़िक की बात करती हैं वो कहती हैं इट पोर्स, ये मेरी बॉडी के हर पार्ट में म्यूज़िक बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ये मेरी स्किन को यानी कि मेरी त्वचा को, मेरे चीक बोन्स को, मेरे जो गालों की हड्डियाँ हैं, इवन इन माई हेयर, मेरे बालों को भी रोमांचित करता है, यानी कि मेरी बॉडी के एवरी पार्ट में संगीत बहता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger tips. वो कहती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो महसूस कर सकती हैं उस साउंड को जो कि स्टिक से पास होकर मेरी फिंगर टिप्स पर आती हैं। यानी कि जाइलोफोन जब हम बजाते हैं तो वो छोटी छोटी स्टिक्स लेते हैं, उसे बजाना पड़ता है, तो जो साउंड होती है वो मेरी फिंगर टिप्स महसूस कर सकती हैं। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वे ड्रम पर झुककर या उनका सहारा लेकर जो वो ड्रम बजाती हैं या उसके ऊपर झुकती हैं, शी कैन फील, तो वो महसूस करती हैं रेजोनेंस को, साउंड को जो उनकी बॉडी में बहती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, वो कह रही हैं लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने शूज़ को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अपर लेग्स, ताकि जो तरंगे हैं, जो कंपन है वो उनके नंगे पैर और उनकी जो लेग्स के थ्रू उन तक पहुंच सकें। यानी कि नंगे पैरों से उनकी लेग्स तक, फिर ऊपर ऊपर ऐसे करके उनके माइंड को कहीं ना कहीं वो तरंगे, वो वाइब्रेशन पहुंच सकें। इस तरह से वो म्यूज़िक को फील करती हैं।
लेट्स टू 8th पैराग्राफ। नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एवलिन जो है वो आनंद प्रदान करती हैं अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को वो खुशी प्रदान करती हैं। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी का जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड था वो था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का, वो उन्हें दिया गया। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मास्टर जो ताल वादक जेम्स ब्लेड्स हैं वो कहते हैं कि गॉड ने चाहे उनकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने उसे वापस भी कुछ दिया, और वो दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो था असाधारण रूप की क्षमता जो थी वो बिना कानों के सुनने की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण क्षमता प्रदान की थी। वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फॉर फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और शायद कहीं हमसे कहीं ज़्यादा गहरे में वो महसूस करती है, गहराई के साथ महसूस करती है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो इतनी गहराई से महसूस करती है, तो वो ही डेप्थ, वो ही गहराई जो है वो अपनी म्यूज़िक में एक्सप्रेस करती है बहुत ही सुंदरता से, सो ब्यूटीफुली। ठीक है, क्लियर। 9th पैराग्राफ देखिए। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। एवलिन ये कन्फेस करती है, ये स्वीकार करती है कि वह वर्कहोलिक है, यानी कि वो फ्री नहीं रह सकती, उसे काम चाहिए। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिक म्यूजिशियंस, मतलब उसे काम करने की लत है। वो कहती हैं आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे तो बस काम ही करना है और क्लासिक म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड काम करना है मुझे। बट द रिवार्ड्स आर एनर्मस, किंतु इसके पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कंसर्ट्स यानी कि वो स्टेज प्रोग्राम्स जो हैं वो करती रहती हैं, जो उनके संगीत कार्यक्रम होते रहते हैं, उसके अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम यानी कि उसके अतिरिक्त एवलिन जो है वो फ्री कंसर्ट्स भी, अपने फ्री प्रोग्राम्स भी देती हैं। कहाँ पर? प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में भी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वे यंग बच्चे हैं जो सीखने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं उनकी क्लासेस को। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, बीथोवन फंड है एक, बीथोवन जो थे वो एक म्यूजिशियन थे और वो भी डेफ थे, वो भी बहरे थे। उनके नाम से एक फ़ंड बना हुआ है, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी कि बहरे बच्चों के लिए एक बीथोवन फंड बना हुआ है। उनकी एक मेंबर है एन रिचलिन, वो ये कहती हैं शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग, एक चमकता हुआ सितारा है, एक उज्जवल प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। देसी यानी सब समझ सकते हैं, वे समझ सकते हैं डेफ बच्चे, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो पहुँच नहीं सकते। अगर हम कुछ बात करने की ठान लें, अगर हमारा इरादा पक्का हो तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ 10th। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन अपनी आयु से, एवलिन ग्लेनी है वो अपनी आयु से, हर एज से, उसकी आयु से जो दुगने बड़े लोग हैं उनसे भी अधिक उपलब्धि पहले से ही प्राप्त कर चुकी हैं। अकम्प्लिश होता है प्राप्त कर लेना। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वे ताल वाद्य वादन को, यानी कि जो ताल वादन है उसे ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ले आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये दिखा दिया कि ये बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उन्होंने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उनको देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब वो डेफ होकर, वो बहरी होकर वो इतना कर सकती हैं, तो हम तो फिर अच्छे भले ठीक ठाक है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो हर कोई उनसे प्रेरणा ले सकता है। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और विशेष रूप से उसने अपने म्यूजिक के थ्रू मिलियंस को, लाखों लोगों को प्लेजर दिया है, आनंद दिया है। तो देखो बच्चों, है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। सीखा आपने कुछ? यस, मैंने तो सीखा। मैंने सीखा कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम कुछ ठान लें, अगर हम कुछ पक्का इरादा कर लें तो कुछ भी हो सकता है, पर्वत भी हिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।